हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मैथ पेडागोगी का जो है शिक्षण विधियां। ठीक है, यानी शिक्षण विधियां क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमको देखना होता है और कहाँ से हमारा सवाल बनता है। इस सारे चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो जितना फास्ट हो सकता है आप सभी कोई अपने यार दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर देंगे। और हाँ, इसके बाद किस वीडियो को लेकर किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आना है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आ सकूं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियां। देखिए, पहली बात तो हमको ये देखना होगा कि जो शिक्षण विधियां हैं वो कितने होते हैं, और इसके बाद हम लोग डिटेल एक एक करके सब में बता देंगे कि कौन सा विधि का क्या उपयोग है। ठीक है, और उसको कब इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपका हेडिंग दिख रहा है शिक्षण विधियां। ठीक है, इस शिक्षण विधियां में आपको हम 11 तरह का विधि बताएंगे, आपको 11 मेथड बताएंगे शिक्षण का। जिसमें पहला आपको दिख रहा है आगमन विधि। ठीक है, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि, पांचवा है विश्लेषण विधि, और छठा है संश्लेषण विधि। ठीक है, ये हुआ 6 पॉइंट। उसके बाद सातवां पॉइंट है आपका अनुकरण विधि। ठीक है, एंड आठवां पॉइंट है व्याख्यान विधि। नौ 9 पॉइंट है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी विधि। एंड 10वां है आपका डाल्टन विधि। और आपका 11 नंबर में है भाषा संसर्ग विधि। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये 11 विधि के ऊपर, 11 मेथड के ऊपर। ठीक है, तो और यहाँ से सवाल बिल्कुल आपको सीटेड में देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर? और अगर आप मान लेते हैं कहीं से तैयारी वगैरह कर रहे होंगे तो आप देखे भी होंगे क्वेश्चन को यहाँ से। तो ये है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि होता क्या है? तो देखिए, आगमन विधि में क्या लिख रखा है कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देगा। क्या बोल देगा? जैसे मैंने लिख रखा है कि इसका जनक, जनक कौन है? तो अरस्तु है। सवाल डायरेक्ट लिख देगा कि आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है या किसे बोला जाता है। आगमन विधि का जनक किसे बोला जाता है या किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या होगा गाइज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु हो जाएगा। क्लियर? अगला आगे पॉइंट लिखे हैं कि इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा सॉरी, हाँ, मतलब यहाँ पे अनुभव और उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। देखिए, आगमन विधि का मतलब क्या है पहले समझते हैं हम लोग। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज जो अपना एक्सपीरियंस होता है, जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि तजुर्बा भी बहुत काम का चीज होता है। ठीक, जैसे होता है क्या है कि आज के डेट में मान लेते हैं मैं अपने पिताजी के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा, डिग्री के मामले में थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अनुभव के मामले में उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। राइट? तो कुछ अनुभव के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से, कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से, कुछ प्रयोग यानी कुछ एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, उसको अध्ययन करके और नियम निकाले जाते हैं। मतलब कोई भी हम लोग क्या करते हैं कि सडनली कोई एक नया कुछ कुछ हम ऐसी जबरदस्ती कुछ कर रहे थे, मतलब हम लोग ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने कोई ऐसा वर्क किया जिससे लगा कि वो इससे ऐसा चीज किया जा सकता है, तो ऐसा चीज किया जा सकता है, ऐसा फील हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए हम लोग ऐसा मनाने चलो, जब इसको एक लिखित रूप में दे देते हैं कि नहीं अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो ऐसा काम हो जाएगा। तो आगमन विधि ये कहता है कि पहले आपने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई आपके पास मतलब एक्सपेरिमेंट किया, कोई आपने वैसा कुछ एग्जाम्पल लिया, है ना, बच्चों को समझाने के लिए, और उसके बाद आप उसको कहाँ लेके चले जाते हैं, नियम की तरफ। ठीक है, उसको रूल दिखाने लगते हैं। फिर अगला पॉइंट आपके पास है कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर मतलब, जैसे आप
जब किसी चीज को अगर आप देखेंगे पढ़ाते समय जो टीचर लोग क्या करते हैं, तो कुछ टीचर ये करते हैं कि पहले आपको गए और क्या कर दिए कि पहले उसका प्रमेय वगैरह जो भी होता है, थ्योरम वगैरह वो सब बता दिए, तब क्वेश्चन बताते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या है कि पहले आप उसको एग्जाम्पल दीजिए, समझाइए उसको, और तब उसको दिखाइए कि नहीं ये आपने ऐसे समझा और इसको ये होता है इसका नियम, अगर आप इस नियम से जाएंगे तो इस तरह से आपकी काम हो जाएगी। तो भाई क्या है, तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है, फिर लिखा है कि यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, छात्र केंद्रित, ये वाला को आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो छात्र केंद्रित, जैसे आपसे सवाल यहां से उठा सकता है, क्या उठा सकता है कि आपके जो आगमन विधि है उसे और क्या बोला जा सकता है। ऑप्शन दे देगा, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ठीक है, इस तरह का चीजें बना देगा। तो कुछ रूल है जो छात्र केंद्रित होते हैं, कुछ रूल है जो शिक्षक के केंद्रित होते हैं। इन सारे चीजों को तो आपको याद रखना होगा। जो आगमन विधि है वो छात्र केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला लिखा है कि जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। करके सीखने मतलब आगमन विधि हम वही तो बता रहे थे, पहले आपने कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए, तब वहां से कोई चीजें जब हम लोग सीखते हैं नया नया चीज, तो ये जो आगमन विधि है इसी चीज को बताता है कि आप जाएं पहले एक्सपेरिमेंट करें और वहां से कुछ आपको चीज सीखने को मिलेगा। कभी हम लोग आम भाषा में किसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कोई ऐसा काम होता है जिसका हम लोग को नहीं लगता यार इससे क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी होगा कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। समझ ना क्या बोलते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिलेगा। भाई कुछ सीखने को मिला, वो क्या है, वही तो आगमन विधि है। राइट? हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग अक्सर वो जो प्यार वार वाला कहानी है ना, हम लोग धोखा खाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं भाई? तो उसका कोई रूल वूल फंडा तो है नहीं। स्टार्टिंग में हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये वो बला बला करके इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बाद में समझ में आता है कि नहीं बहुत गलत हुआ है। राइट? तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। हाँ, हम लोग को जुबान पे एक बात जरूर रहता है कि चलो ठीक है, अगला इंसान हमको धोखा दिया लेकिन उससे भी कुछ सीख मिला। क्या किया? सीख मिला पहले कुछ। क्लियर? चलिए आगे। हाँ, और क्या है ना, यहाँ पे 3 पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंस है। जो आगमन विधि होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। कहा जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। राइट? यहां से डायरेक्ट सवाल बना लेगा, लिख लेगा कि आगमन विधि निम्न में से कौन है ना, आगमन विधि कौन हो सकता है। एक तीनों ऑप्शन में लगा देगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये तो आगमन विधि का फंडा है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये भी आपका क्या है, आगमन विधि का फंडा है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी क्या है, आगमन विधि का फंडा है। एक और कोई ऑप्शन लगा देगा, बोल देगा इनमें से कौन नहीं है, तो भाई जो एक चौथा ऑप्शन बनेगा वो नहीं होगा। चाहे इसी को उलट देगा, एगो चौथा ऑप्शन में लिख देगा कि अमूर्त से मूर्त की ओर, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमूर्त से मूर्त की ओर जो है ना वो आगमन का नहीं होता, वो निगमन का होता है। समझ गए? तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए भी वीवीआई हो जाता है, यहां से भी सवाल आपका बना सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड, यानी सॉरी सेकंड बोले तो ये रहा आपका निगमन विधि। निगमन विधि में क्या कहानी है भाई? निगमन विधि का जो जनक है इसका भी अरस्तु है। आगमन का भी कौन थे? अरस्तु। निगमन का भी कौन है? अरस्तु। यानी आगमन और निगमन दोनों विधि का जो जनक है वो अरस्तु है। ठीक। अगला पॉइंट है कि यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलता है। देख रहे हैं ना, एक बात याद रखिएगा कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे का क्या चलता है, सीधा उल्टा उल्टा चलता है। राइट? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट है कि यह विधि जो है ना वो नियम से उदाहरण की ओर चलता है। यहाँ पे हम लोग आगमन में क्या पढ़े थे, आगमन बोला था कि नहीं, आगमन उदाहरण से नियम की ओर जाता है, पहले एग्जाम्पल तब नियम, लेकिन ये क्या कहता है, पहले नियम तब एग्जाम्पल। क्लियर? यानी निगमन जस्ट उसका उल्टा चलता है। फिर लिखा है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को
नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। यानी अभी वही बता रहे थे, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्लास में गए और पहले किसी थ्योरी वगैरह को बता दिए तो क्या हुआ, आप एग्जाम्पल देने से पहले उस बच्चा को पहले थ्योरी चीज दे दिए और थ्योरी कराने के बाद आप जब क्वेश्चन कराइएगा तो ये हो गया आपका निगमन विधि। क्लियर। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होता है। देखिए यह विधि कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित। समझ रहे हैं, शिक्षक केंद्रित। यानी जो आगमन विधि था वो छात्र केंद्रित था, निगमन विधि क्या हुआ तो शिक्षक केंद्रित हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे रोल तुरंत बदल गया। अगला पॉइंट कि इसमें शिक्षक की सारे नियम सिखाते हैं और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। जो आगमन विधि है या निगमन विधि है वो दूसरे तो एक दूसरे कैसे काम करती है, ठीक विपरीत काम करती है। क्लियर। अब इसी तरह ये देखिए, सॉरी हाँ, अभी यही बात हम लोग पढ़ रहे थे, यही बात पढ़ रहे थे कि उसमें क्या था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, लेकिन इससे पहले पढ़े थे हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ है अज्ञात से ज्ञात की ओर, इससे पहले पढ़े थे ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पे है नियम से उदाहरण की ओर, और उस इससे ऊपर में पढ़े थे क्या, उदाहरण से नियम की ओर। और यहाँ है अमूर्त से मूर्त की ओर, लेकिन इससे पहले वाला में पढ़े थे मूर्त से अमूर्त की ओर। राइट। तो यहाँ भी आपके चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दे देगा। अब बोल देगा निगमन विधि को कौन फुलफिल करता है, और लास्ट में एक ऑप्शन और लगा देगा, बोल देगा इनमें से सब। तो अगर ये बात अगर आपको मालूम है तो ये भी खड़ाक से आंसर मारेंगे इनमें से सब, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में क्या है, देखिए भाई साहब प्रोजेक्ट विधि का जनक बदल गया। प्रोजेक्ट विधि का जनक है किल पैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, तो जनक है किल पैट्रिक है इसका जनक। फिर लिखा है कि यह विधि अनुभव केंद्रित है। सोचिए फिर से एक नया चीज, क्या, अनुभव केंद्रित। इससे पहले हम लोग दो चीज पढ़ लिए, क्या क्या, एक छात्र केंद्रित, एक पढ़े शिक्षक केंद्रित, और एक पढ़े अनुभव केंद्रित। तो ये क्या करेगा, कोई भी एक नियम का आपको दे देगा। सपोज मान लेते हैं, बोल देगा कि प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, किससे केंद्रित है, ऑप्शन छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो भाई साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव केंद्रित। ठीक है, अनुभव केंद्रित हो जाएगा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर। अगला आगे है कि यह बालकों के समाजीकरण पर बल देता है। जो आपका प्रोजेक्ट विधि है वो बालकों के समाजीकरण पे क्या करता है, सॉरी, समाजीकरण पे बल देता है। और इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपने समस्याओं का हल स्वयं करता है। प्रोजेक्ट विधि में क्या है कि यहाँ पे विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, एकदम फ्री होकर अपने हिसाब से काम करेगा, और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हल करने की कोशिश स्वयं करता है। क्लियर। तो ये है आपका प्रोजेक्ट विधि। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके साथ साथ और क्या है भाई, तो और है आपका कि यह बालक केंद्रित शिक्षा है। यह बालक केंद्रित शिक्षा है, समूह में रहकर कार्य करना सिखाते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, तो इसमें लिखा है कि इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में इस यहाँ पे क्या होता है, वार्तालाप, कन्वर्सेशन। यहाँ पे कन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है, हमारा जो सीखना है, जो लर्निंग है, उसका मीडियम क्या बन जाता है यहाँ पे, तो सर कन्वर्सेशन हो जाता है। यानी इस विधि में आप वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे को क्या कर पाते हैं, यहाँ पे सीखने से हमको मिलता है। जैसे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, वो बच्चा कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना एक दूसरे के बीच में डिबेट होगी, जितना एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन होगी, वहां से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि यह विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक कक्षाओं में अत्यधिक उपयोगी है।
अब सर ये श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है ना? अब ये सर श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चा को हमको कोई चीज दिखा कर पढ़ाना। जैसे हम लोग मान लेते हैं क्लासरूम में प्रोजेक्टर वगैरह ऐसा कुछ अगर लगा के रखे हुए हैं, तो कुछ भी मान लो बच्चा को जो भी आप पढ़ा रहे हो, वो पहले पढ़ाने से पहले उसको आप दिखाइए, है ना, प्रैक्टिकली दिखाइए। सपोज अगर आप फोन के बारे में बता रहे हैं तो उसको फोन दिखाइए कि ये फोन है। तो ये होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक, यानी छोटे छोटे बच्चों को ना दिखा दिखा कर पढ़ाना ज्यादा बेहतर माना जाता है, और बच्चा उस चीज को ज्यादा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्लियर? इसके अगला पॉइंट हमारे पास बन जाता है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। सर विश्लेषण विधि का क्या फंडा है? आइए तो सबसे पहले विश्लेषण विधि का जनक जानेंगे। इसका जनक कौन है? तो जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्लेषण विधि का जनक कौन है? तो यह है जनक आपका हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है इसका जनक। ठीक, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका समीक्षा किया जाता है। भाई साहब, जो विश्लेषण है यानी जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एनालिसिस करना मतलब सर किसी भी बड़े समस्या को हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में उसको तोड़ लेंगे और पार्ट बाई पार्ट करके उसको क्या करेंगे, अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। क्लियर? और एक बात और, आपके पास यहाँ पे एक दिख रहा है विश्लेषण विधि, और जस्ट थोड़ा सा डिस्प्ले नीचे होगा तो आपको दिखेगा संश्लेषण विधि। तो ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट कार्य करता है। किसके तरह? आगमन और निगमन की तरह। आगमन और निगमन में जैसा हो रहा था वैसा ही यहाँ विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या चलेगा, यहाँ भी अपोजिट चलेगा। जैसे देखिए संश्लेषण विधि का भी जनक वही है, कौन? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। समझ रहे हैं? विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। यानी आप इसको कहेंगे क्या, हेरिडेटरी। आपको लोग को हम पढ़ाए थे, हेरिडेटरी का क्या होता है, क्रमानुसार। मतलब क्या, मतलब एक ऐसा कि एक स्टेप लिए आप दूसरा स्टेप नहीं ले सकते, यानी क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब यानी जो बच्चा गिनती नहीं जानता है वो पहाड़ा कैसे सीख लेगा, जो गिनती पहाड़ा नहीं जानता वो भाग गुना कैसे सीख लेगा। यही वाला कहानी है। यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले बच्चा गिनती सीखेगा, है ना, इसके बाद टेबल सीखेगा, फिर वो आपका गुना सीखेगा, जोड़ सीखेगा, घटाव, ये सब जो भी आगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप। तो वही लिखा है कि विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। यानी आप चाहेंगे कि विदाउट विश्लेषण हम संश्लेषण कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? फिर आगे लिखा है कि छोटे छोटे समस्या को जोड़ते हुए हल किया जाता है। देखिए वहां पे क्या था कि कोई बड़ा समस्या था, बड़ा समस्या को हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ के हल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी समस्या को छोटे छोटे मिलाकर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। यानी छोटे छोटे समस्या को जोड़कर तब हल करना है, वहां बड़ा समस्या को तोड़कर और यहाँ जोड़कर हल करना है। क्लियर? चलिए इसके अगला पॉइंट आपका मेरे पास बनता है अनुकरण विधि। अनुकरण, सर ये अनुकरण विधि क्या होता है? भाई ये अनुकरण का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अनुकरण करना मतलब बच्चा ना किसी को देखकर कुछ चीज कॉपी कर लेता है। बच्चा किसी चीज को देखकर कॉपी कर लेता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप बच्चे के साथ, बच्चे के सामने कुछ वैसा मिसबिहेव ना करें जिससे वो बच्चा उसको क्या कर ले, अनुकरण कर ले। अक्सर जैसे आप देखे होंगे कुछ, अगर मान लेते हैं वो फैमिली की थोड़ा सा बात कर लीजिए, कुछ वैसे फैमिली जो थोड़ा सा शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, वो अपने जो उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे ना, अक्सर उनके सामने जो भी मतलब एक्टिविटी करेंगे कुछ वैसा ही एक्टिविटी करते हैं जो बच्चा अनुकरण करे और एक अच्छा चीज सीखे। लेकिन गांव वाले में क्या है, छोटे छोटे बच्चा लोग को ना सामने वो कुछ भी मतलब अजीबो गरीब चीज बोला जाता है उनके सामने, किसी को गाली दे दिया जाता है, बच्चा वो भी। आप अक्सर थोड़ा सा इसको ना दुनियादारी से जोड़ के देखिएगा, आप देखेंगे गांव वाले जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे वाले बच्चा, वो एकदम से गाली वाली देना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? वो गाली देना सीखा कहाँ से? अनुकरण नहीं किया ना। इसके जिम्मेवार कौन है? उसके मतलब जो फैमिली हुए, फैमिली जिम्मेवार है, या वो जो आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है वो जिम्मेवार है, पड़ोसी जिम्मेवार है इसके। राइट? तो बच्चे के सामने कुछ वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट जाए। क्लियर? हाँ, आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि इस विधि में बालक शिक्षक का अनुकरण करके लिखना। देखिए
बालक लोग क्या करता है, मतलब जो छात्र होता है वो क्या करता है, तो शिक्षक को अनुकरण करता है, शिक्षक को अनुकरण करके लिखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, सुनना सीखता है। ये सब किसको कॉपी करता है, टीचर को कॉपी करके सीखता है। उसी तरह से घर में फैमिली का जो भी चीजें होती है वो अनुकरण करता है, वो भी सीखता है। अक्सर आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर मम्मी मान लेते हैं रोटी बना रही है वहां पे आटा ले करके, तो छोटा बच्चा भी ना आटा लेकर के ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। क्यों भाई? या फिर मान लो मम्मी अगर बर्तन धो रही है, अगर कोई छोटा बच्चा है, तो वो भी लाकर ना क्या प्लेट उलेट लेकर के वो भी ऐसे ऐसे करना शुरू कर देती है। मम्मी पापा अगर ब्रश कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, वो मम्मी या पापा का ब्रश ले करके और अपना ब्रश करना शुरू कर देता है। ये क्या है? यही तो अनुकरण है। ठीक, तो अनुकरण विधि में क्या होता है, तो अनुकरण विधि में यही होता है कि बच्चा किसी को देखकर चीजों को कॉपी करना शुरू कर देता है और खुद पे वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। ये है आपका अनुकरण विधि। चलिए, इसके अगला पॉइंट आपके पास बनता है, वो है आपका व्याख्या विधि। भाई व्याख्या विधि मतलब लेक्चर मेथड। सर बहुत उस समय से लंबा लंबा लेक्चर दिए जा रहे हो, अरे भाई लेक्चर काहे को देंगे, कोई शौक नहीं है भाई। देखिए इसमें क्या चीजें होती है, लिखा है कि इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है ना, शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। अच्छा ये बताइए, अक्सर लेक्चर हम लोग को सुनने को कहाँ मिलता है, तो सर अक्सर लेक्चर सुनने को हम लोग को कॉलेज टाइम में मिलता है। प्रोफेसर आते हैं, पोडियम पकड़ के एकदम से खड़ा हो जाएंगे, हाँ ये ऐसे हुआ था, ये इतना में जन्म लिया, इतना में मर गया, बला बला करके चल जाते हैं। है, मतलब अक्सर मतलब क्या होता है, जब प्रोफेसर लोग आते हैं तो यार वो लोग नोट्स वोट्स लिखवाते ही नहीं है। और हम बच्चा को ना तब तक अच्छा कोई टीचर नहीं लगता जब तक कोई नोट्स ना लिखवा दे, है ना। उस लेवल तक जब हम लोग 9th 10th या जो भी कॉलेज टाइम में 11th 12th ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग के लिए मतलब नोट्स लगता है यार, नोट्स नहीं लिखा रहा मतलब चीज अच्छा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उस प्रोफेसर को, ए आया, लंबा लंबा लेक्चर देके चला गया। मतलब क्यों? लिखवाने का काम नहीं किया, लेक्चर दिया। तो वहां पे वो सिर्फ टीचर पे हम लोग को, जैसे टीचर एंट्री मारा, टीचर पे हम लोग क्या हो जाते हैं, फोकस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। कौन सा विधि मानी जाती है? तो इसको माना जाता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। अगला है आपका मारिया मांटेसरी विधि। ठीक है, अब मारिया मांटेसरी विधि क्या है भाई? देखिए ये आपका ना अपने आप में भी आपका मस्त चीज वीवीआई भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। का क्या है भाई, तो मारिया जो है ना, मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक, कहाँ की रहने वाली है, तो यह है भाई इटली की एक चिकित्सक थी, इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री भी है। सोचिए, जो मारिया मांटेसरी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है इटली के रहने वाले, और एक चिकित्सक के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट में लिखा है कि जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। शिक्षा की क्या प्रसिद्ध है, तो देखिए शिक्षा की मांटेसरी पद्धति ये प्रसिद्ध है उन्हीं के नाम से। ठीक, ये यूज में कब लाया जाता है, तो यह पद्धति 2.5 से 6 वर्ष, ठीक है, 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, यूज में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में क्या कहानी है, तो डाल्टन विधि का जनक, डाल्टन विधि का जनक कौन है भाई, तो कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। बताइए, डाल्टन विधि का जनक कौन, तो कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य यानी असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। डाल्टन विधि में क्या होता है, पहले इसका जनक कौन है, तो जनक है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को निर्धारित कार्य यानी असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, और यहाँ पे विद्यार्थी ना अपना एक मतलब समय के हिसाब से, यानी जो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको ये वर्क इतने दिनों में कर लेनी है, 1 वीक में कर लेनी है, 15 डेज में कर लेनी है, 1 मंथ में कर लेनी है, तो बच्चा उस असाइनमेंट को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जमा कर देता है करके। ठीक, ये है भाई किसका, डाल्टन विधि। चलिए इसके बाद आपके पास लास्ट है, अंत भला तो शब भला, वो है आपका भाषा ससंग विधि। चलिए भाषा संसंग विधि क्या होता है, तो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। ये क्या है, तो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। बताइए,
भाषा संसर्ग क्या है? तो व्याकरण का शिक्षण विधि है। और यहाँ पे क्या किया जाता है भाई? तो व्याकरण का ज्ञान देते हैं हम लोग। ठीक। अरे कहाँ उपयोगी होता है? ये उपयोगी होता है प्राथमिक कक्षा हेतु क्या है? उपयोगी है। राइट। चलिए, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक बार सेशन को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज की सेवा समाप्त।